Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 यानी कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं. और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वे चैप्टर के बीच में है या फिर चैप्टर के खत्म होने के बाद हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक एक सेंटेंस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होती है. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. वेल डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा है कि चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने दो क्वेश्चन आए हैं जो कि रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि पढ़े और पता लगाइए. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ, यानी कि एक बुक यानी कि एक पुस्तक कैसे रिचर्ड इब्राइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन गई, यानी कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली कोई भी वस्तु जिसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, वो कैसे बन गई. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इब्राइट्स मदर गेव हिम द बुक, की जो बुक है वो इब्राइट की मदर ने उसको दी थी. द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. एट द एंड ऑफ दिस बुक, और इस बुक के अंत में द रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, जिसके अंत में जो पाठकगण होते हैं यानी कि जो बुक को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनको इन्वाइट किया गया था, जो कि बटरफ्लाई की स्टडी में हेल्प कर सके, यानी कि उनके अध्ययन में हेल्प कर सके. माइग्रेशन, यानी कि जो बटरफ्लाई यानी कि जो तितली के माइग्रेशन, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो प्रवास करते हैं, आते जाते हैं, उनके अध्ययन में उसकी सहायता करने के लिए हर पाठक को उसमें सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था. आगे आप इसमें लिखते हैं कि द रीडर्स हैड टू टेक द बटरफ्लाइज, और जो पाठक थे उनको बटरफ्लाई पर एक टैग करना था, एक उसमें चिप्पी चिपकानी होती थी, विच वर टू बी सेंड टू डॉक्टर अर्कहर्ड, जो कि वहाँ पर डॉक्टर अर्कहर्ड को भेजी जाती थी. कैचिंग वेरियस बटरफ्लाइज वॉज नॉट ईजी, ये बहुत सारी जो अन्य प्रकार की जो तितलियाँ थी उनको पकड़ना आसान नहीं था. सो इसलिए इब्राइड वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, कि इब्राइड उनमें से एक मादा मोनार्क यानी कि जो फीमेल जो तितली है उसको पकड़ा करते थे. टेक हर एग्स, उसके अंडों को लिया करते थे. रेस देम थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उन्हें उनके जीवन चक्र के द्वारा उनको बड़ा किया करते थे. देन ही वुड टेक देयर विंग्स, और फिर उसके बाद वे उनके पंखों पर चिप्पी लगाया करते थे, यानी कि टैग किया करते थे, यानी कि कोई निशान बनाया करते थे. एंड लेट देम गो, और उनको जाने दिया करते थे, यानी कि उनको छोड़ दिया करते थे. दस इस प्रकार द बुक टर्न हिम टू बी अ बटरफ्लाई रेजर, इसीलिए जो बुक है उस बुक ने उसको बटरफ्लाई रेजर यानी कि जो तितली है, तितली को पालक यानी कि तितली को बड़ा करने वाला यानी कि तितलियों को पालने वाला एक इंसान बना दिया था, जो कि उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी मदर ने उसकी सहायता कैसे की, यानी कि रिचर्ड इब्राइट की मदर ने उसकी सहायता कैसे की. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम, की रिचर्ड इब्राइट की मदर ने उसकी सहायता की बाय इंकरेजिंग, उसको साहस दे करके, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट था उसको इंकरेज करके, उसके उत्साह को बढ़ा करके, उत्साहित करके उसकी सहायता की. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, की वह उसको छोटी छोटी यात्राओं पर लेकर के जा, और वह उसके लिए बहुत सारा सामान खरीद करके लाती थी, जैसे कि सी परचेस्ड टेलीस्कोप, के उसके लिए दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट फॉर हिम, कि जैसे कि टेलीस्कोप है, दूरबीन है, कैमरा है, और कुछ अन्य साजो सामान थे, जैसे कि माउंटिंग मटेरियल है जो कि एक वस्तु पर चढ़ाने या मढ़ने के काम आता था. एंड अदर इक्विपमेंट्स, और अन्य प्रकार के उपकरण उसके लिए लेकर आती थी. शी फाउंड थिंग फॉर हिम टू लर्न, यानी कि उसने उसके लिए वे सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी, ढूंढ ढूंढ करके वो लाती थी, जिससे कि वो कुछ सीख सके. अब हम आगे देखते हैं कि चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस आपसे और भी पूछे गए हैं, जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि व्हाट लेसन्स, यानी कि कौन कौन सा जो लेसन है, यानी कि कौन कौन सी बात डज इब्राइड लर्न, ये इब्राइड सीखता है, व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर, की जब वो उस विज्ञान मेले में कुछ भी नहीं जीतता है तो वह कौन कौन सी बातों को वहाँ पर सीखता है.
तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन एब्राइट डज नॉट विन एनी प्राइज एट साइंस फेयर, कि जब विज्ञान मेले में एब्राइट कोई भी पुरस्कार नहीं जीतते हैं, ही लर्न्स दैट, वो वहाँ पर सीखते हैं कि उनको वहाँ पर सीखने को मिलता है कि एफर्ट्स यानी कि जो कोशिश होती है विल हैव टू बी मेड, कि कोशिश की जानी होगी यानी कि कोशिश करनी होगी, टू मेक कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट, कि वास्तविक प्रयोग को करने में ही कोशिश की जानी होगी, इन ऑर्डर टू विन समथिंग, कि अगर वहाँ पर कुछ जीतना है तो वास्तविक प्रयोग को ही करना होगा। नो प्राइज कैन बी वॉन, यानी कि कोई भी पुरस्कार नहीं जीता जा सकता बाय ओनली मेकिंग अ नीट डिस्प्ले, कि वहाँ पर सिर्फ साफ सुथरा सुसज्जित तरीके से जो चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं सिर्फ उनसे ही कोई भी प्राइज़ नहीं जीता सकता। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, यानी कि कौन कौन से प्रयोग, एंड प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, यानी कि कौन कौन से प्रयोग और परियोजनाएं, डज ही देन अंडरटेक, यानी कि वह तब कौन कौन से प्रयोग और कौन कौन सी परियोजनाएं का आरंभ करता है यानी कि शुरुआत करता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ही देन अंडरटेक्स दीज एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, यानी कि तब वह शुरुआत करता है दीज एक्सपेरिमेंट यानी कि इन प्रयोगों की, एंड प्रोजेक्ट्स और इन परियोजनाओं यानी कि इन प्रयोगों को और परियोजनाओं को वो शुरू करता है। ही ट्राइज टू फाउंड काउज, यानी कि वह कारण ढूंढने की कोशिश करता है ऑफ ए वायरल डिजीज, तेजी से फैलने वाली एक बीमारी के बारे में, इन मोनार्क कैटरपिलर्स, यानी कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स के अंदर जो बीमारी तेजी से फैल रही थी उनके कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है। ही टेस्ट्स, वह जांच करता है, द थ्योरी, यानी कि वह एक सिद्धांत की जांच करता है, दैट, कि वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, कि जो वायसराय जो बटरफ्लाई है वह मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। ही फाइंड्स, और वह पता लगाता है, ही फाइंड्स आउट्स, यानी कि वह पता लगाता है, द पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट, यानी कि वह जो सुनहरे रंग के जो स्पॉट होते हैं यानी कि जो धब्बे होते हैं उनके उद्देश्य का पता लगाता है। यहाँ पर पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट्स का मतलब होता है सुनहरे धब्बों का उद्देश्य, यानी कि उनका पता लगाता है। और मोनार्क प्यूपा, जो कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर होते हैं। आगे आप लिखते हैं कि ही ग्रो सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग, और फिर वो मोनार्क के पंखों में जो जीवाणु होते हैं उसमें से जो कोशिकाएं होती हैं उनका विकास करता है। ही शोज दैट, और फिर वो ये साबित करता है कि वह कर दिखाता है कि दीज सेल्स डेवलप इनटू बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स, यानी कि जो ये कोशिकाएं होती हैं इनका विकास होता है, यानी कि दीज सेल्स, यानी कि ये कोशिकाएं डेवलप, यानी कि ये कोशिकाएं विकसित होती है इनटू बटरफ्लाई विंग स्केल, यानी कि जो तितलियों के पंखों के जो स्केल होते हैं जो कवच होते हैं उनके अंदर इनका विकास होता है। ओनली इफ, अगर दे आर फेड द हार्मोन, की अगर उनको अंतस्राव दिया जाए तो उनका ये विकास उन्हीं के पंखों के कवच के अंदर होता है। फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और जो अंतस्राव जो हार्मोन हैं वो सुनहरे रंग के जो धब्बे हैं उनमें से अगर दिया जाए तो। आगे फिर वो कहते हैं कि ही डेवलप्स हिज ओन थ्योरी, तो फिर वो अपने जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत का विकास करता है ऑन हाउ सेल वर्क, की जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपने एक बहुत अच्छा आंसर लिखा है। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द क्वालिटीज़, यानी कि वे कौन कौन से गुण होते हैं, दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो कि एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार 3 एस्पेक्ट, यानी कि 3 प्रकार के पहलू होते हैं या फिर क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं, गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो कि एक वैज्ञानिक बनने में काफ़ी आवश्यक होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि जो आपके मस्तिष्क का सबसे उच्चतर जो स्तर होता है, यानी कि अपने मस्तिष्क के उच्चतर स्तर को आप प्रयोग करें, यानी कि उसी से आप शुरुआत करें। दूसरा पॉइंट है क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कॉन्टिन्यूसली, और आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए लगातार रूप से, यानी कि आप चीज़ों की लगातार खोज करने की आपके अंदर एक लालसा, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है द विल, यानी कि एक प्रवृत्ति, एक इच्छा, द विल टू विन, और जीतने की इच्छा आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन सही कारणों के लिए, फॉर द राइट रीज़न।
तो ये तीनों चीज़ें चाहिए एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए, जो कि आवश्यक होती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अब आने वाले जो क्वेश्चंस है वो है आफ्टर द चैप्टर, यानी कि चैप्टर खत्म होने के बाद, यानी कि थिंक अबाउट इट, यानी कि विचार कीजिए। इसमें आपसे अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वन बिकम ए साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट एंड अ हिस्टोरियन, यानी कि कोई व्यक्ति एक वैज्ञानिक, एक अर्थशास्त्री और एक इतिहासकार कैसे बन सकता है। अब यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है डज इट सिंपली इन्वॉल्व, क्या इसमें सिर्फ यही बात शामिल होती है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व, यानी कि इन्वॉल्व होता है शामिल होना। क्या ये एक वैज्ञानिक या फिर अर्थशास्त्री या फिर इतिहासकार बनने में क्या ये सिर्फ यही बातें शामिल होती हैं कि रीडिंग मैनी बुक्स, कि बहुत सारी किताबों को पढ़ा जाए ऑन द सब्जेक्ट, किसी खास विषय पर। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि डज इट इन्वॉल्व, क्या इसके अंदर यह शामिल होता है कि ऑब्जर्विंग थिंकिंग, यानी कि जो विचार हम करते हैं तो क्या उसको हमें उन सोच को, उन समझ को ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि उनको गहन दृष्टि से देखना होता है। एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोगों को करना होता है। तो आपके विचार में इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वन कैन बिकम ए साइंटिस्ट, की एक व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है। एन इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री बन सकता है। अ हिस्टोरियन, और एक इतिहासकार बन सकता है। बाय हैविंग ग्रेट क्यूरोसिटी, बहुत बड़े जिज्ञासा के साथ। एंड अनएंडिंग अर्ज फॉर एक्सप्लोरेशन, और एक अंतहीन तीव्र इच्छा के साथ, जो कि किसी भी चीज़ को खोज करने के लिए होते हैं। यहाँ पर अनएंडिंग अर्ज का मतलब होता है तीव्र इच्छा, एंड एक्सप्लोरेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए खोज करना। एक खोज को हम एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है और अंतहीन तीव्र इच्छा है किसी भी चीज़ के बारे में खोज करने की, तो एक व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, अर्थशास्त्री बन सकता है, और एक इतिहासकार भी बन सकता है। आगे आपसे इसमें पूछा गया है कि क्या इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती है कि आप सिर्फ एक विषय पर बहुत सारी किताबें पढ़ें। तो इसके जवाब में आप लिखते हैं कि नो, नहीं। इट इज़ नॉट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स, कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यह आवश्यक नहीं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें ऑन द सब्जेक्ट, किसी भी विशेष विषय पर। बुक रीडिंग एम्स ओनली एट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि किताबें पढ़ने का सिर्फ लक्ष्य यह होता है कि आप किसी भी विषय पर इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी इकट्ठा करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, क्या इसके अंदर यह शामिल होता है कि आप उन विचारों को ग्रहण करें और बहुत सारे प्रयोगों को करें। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग थिंकिंग, की इसके अंदर शामिल होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, सोचना, समझना, यानी कि उस पर विचार करना। एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोगों को करना, यानी कि उन चीज़ों को करके देखना। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट रिफाइंस द थ्योरी, कि जो प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगों का जो ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि पर्यवेक्षण होता है, यानी कि किसी भी प्रयोग को करके देखना, रिफाइंस द थ्योरी, उस सिद्धांत को और भी सटीक बना देता है, यानी कि और भी पक्का बना देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और पर्यवेक्षण की जो ये प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी भी प्रयोग को करने की जो ये प्रक्रिया होती है, थॉटफुलनेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और यानी कि जो इसमें थॉटफुलनेस होते हैं, यानी कि अगर हम उसके बारे में विचाराधीन होकर के कार्य करते हैं और प्रयोगात्मक तरीके से वह कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, मेक्स द माइंड एनालिटिकल एंड फैक्चुअल, कि वो हमारे मस्तिष्क को विश्लेषण करने की क्वालिटी देता है, यानी कि विश्लेषणात्मक हमें बना देता है। और तथ्यपूर्ण, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में तथ्यपूर्ण होकर के हम विचार कर सकते हैं, यानी कि उसके फैक्ट को हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रयोग करने से हमें दोनों क्वालिटी मिलती है। सबसे पहले हम उसको एनालिटिकल, यानी कि एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और दूसरा हम उसके तथ्य पर पहुंच सकते हैं। और आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स आर डेवलप्ड, और पेशेवर जो क्वालिटी होती है, यानी कि प्रोफेशनल स्किल, गुण, वो डेवलप होते हैं, यानी कि विकसित होते हैं इन ए पर्सन, एक व्यक्ति में, बाय दिस प्रोसेस, की ऐसी प्रक्रियाओं से कि अगर आप किसी भी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, उसके अंदर विचार करते हैं, जो कि आप उसको विश्लेषण करते हैं और तथ्य पर पहुंचने के लिए तथ्यपूर्ण बनते हैं, तो उसके अंदर प्रोफेशनल स्किल का विकास होता है। एंड देन, और फिर वन कैन बिकम, और फिर एक व्यक्ति बन सकता है ए वर्ल्ड रिनोड प्रोफेशनल,
एक विश्व में जाना पहचाना एक पेशेवर व्यक्ति यानी कि प्रोफेशनल यानी कि किसी भी कार्य के अंदर एक्सपर्ट व्यक्ति बन सकता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है यू मस्ट हैव रेड अबाउट सेल्स, कि आपने कोशिकाओं के बारे में तो अवश्य पढ़ा ही होगा, एंड डीएनए और डीएनए के बारे में भी पढ़ा होगा इन योर साइंस बुक या अपनी साइंस बुक में। तो इसके आगे आपसे पूछा गया है कि डिस्कस कीजिए यानी कि विचार कीजिए, विचार विमर्श कीजिए रिचर्ड ए ब्राइड वर्क, यानी कि जो रिचर्ड ए ब्राइड्स का जो कार्य है उसके बारे में आप विचार कीजिए। लाइक रिचर्ड ए ब्राइड ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो रिचर्ड ब्राइड जो प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाओं पर जो कार्य कर रहे थे उसके बारे में विचार कीजिए। एंड एक्सपेरिमेंट और उनके प्रयोगों के बारे में भी विचार कीजिए। विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क एंड वाई, और आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि आप कौन से क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे और क्यों। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई हैव रेड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन माई साइंस बुक, कि जी हाँ यस मैंने कोशिकाओं के बारे में और डीएनए के बारे में अपनी विज्ञान की किताबों में पढ़ा है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि आई हैव स्टडीड, और मैंने इस चीज़ का अध्ययन किया है दैट की सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, कि जो कोशिकाएं होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है ऑफ ए लिविंग बीइंग, किसी जीव की, यानी कि अगर किसी प्राणी की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात की जाए तो कोशिकाएं ही होती हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस, कि डीएनए एक पदार्थ होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स, यानी कि उन कोशिकाओं में मौजूद डीएनए एक प्रकार का पदार्थ होता है। इट कंट्रोल्स हेरिडिटी, कि जो कि उनकी वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है, यानी कि वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, उनका वंश कैसे होगा, उन चीज़ों को वो नियंत्रित करता है। यह काम डीएनए का होता है। ई ब्राइड गेव द थ्योरी, कि ई ब्राइड ने एक सिद्धांत दिया दैट सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को आसानी से पढ़ सकती हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर मुझे अवसर मिलता है टू वर्क लाइक रिचर्ड ई ब्राइड की तरह कार्य करने का अगर मुझे कोई मौका मिलता है ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट, किन्हीं परियोजनाओं पर और किसी प्रयोगों पर, देन आई वुड लाइक टू वर्क ऑन द सेम फील्ड, कि मैं भी इसी फील्ड के अंदर कार्य करना चाहूँगा। बिकॉज क्योंकि फर्दर एक्सपेरिमेंट और जो अन्य जो प्रयोग होंगे वुड मेक द ह्यूमैनिटी हेल्थियर, कि वो मानवता को और भी स्वस्थ बनाएंगे। तो मैं रिचर्ड के ही क्षेत्र में कार्य करना चाहूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो है टॉक अबाउट इट, यानी कि आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है चर्चा करने के लिए, उसमें आपसे पूछा गया है कि चिल्ड्रन एवरीवेयर, यानी कि हर जगह, यानी कि हर तरफ बच्चे वंडर अबाउट, वो जानने की कोशिश करते हैं द वर्ल्ड अराउंड देम, जो भी दुनिया उनके आसपास होती है, उनके चारों ओर होती है, उसके बारे में वो हर जगह जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए वो जिज्ञासु रहते हैं। द क्वेश्चंस, और वे सवाल, दे आस्क, और वे सवाल जो कि वो पूछते हैं, और द बिगनिंग, वे शुरुआत होते हैं ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, वैज्ञानिक जानकारी के लिए, यानी कि जो भी वे सवाल पूछते हैं, जहाँ भी बच्चे जाते हैं आसपास की दुनिया में वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और वही जो उनकी जिज्ञासा है सवाल पूछने की, वह उनके साइंटिफिक जानकारी की शुरुआत होती है। आगे आपसे इसमें कहा गया है कि गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस, नीचे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं दैट चिल्ड्रन इन इंडिया हैव आस्क्ड प्रोफेसर यशपाल, कि जिनको बच्चों ने यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल से पूछा है एंड डॉक्टर राहुल और डॉक्टर राहुल पाल से पूछा है एज रिपोर्टेड इन देयर बुक, जैसा कि इन्होंने अपनी बुक में बताया हुआ है, यानी कि उसका जिक्र किया हुआ है। डिस्कवर्ड क्वेश्चन, और जो वे क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपके सामने ढूंढ करके लिखे हुए हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके प्रयोग क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि हाउ डू हनी बी, यानी कि जो मधुमक्खी होती है, हाउ डू हनी बी आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम, कि वे अपने हनी कॉम को किस तरीके से ढूंढती है, यानी कि वो शहद के छत्तों को किस तरीके से पहचान लेती हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स, यानी कि जो बारिश है वो बूंदों के रूप में ही क्यों गिरती है। तो आप इसमें देखेंगे कि कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस, कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। यू विल फाइंड प्रोफेसर यशपाल्स एंड डॉक्टर राहुल यशपाल्स आंसर एज गिवन इन डिस्कवर्ड क्वेश्चन, कि जो उसमें ढूंढे गए जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर डॉक्टर यशपाल और डॉक्टर राहुल के जो आंसर हैं वो आपके सामने दिए गए हैं।
सो डियर स्टूडेंट, इनके आंसर के लिए आपको जो है छोटी सी एक्टिविटीज़ है ये आपको खुद करनी है। आप उस पेज पर जाइए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर टॉक अबाउट इट के अंदर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया है कि आप इसके बारे में चर्चा करें। तो चर्चा किसके बारे में करनी, कि उसके लिए लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑल्सो वंडर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स, कि आप भी किसी भी चीज़ को जानने के बारे में जिज्ञासु रहे होंगे। वे चीज़ें जो कि सर्टेन थिंग्स हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं अराउंड यू जो कि आपके आसपास रही होंगी। शेयर दीज क्वेश्चंस विद योर क्लास, और जो वे क्वेश्चंस रहे होंगे आपके दिमाग में, आप उन क्वेश्चंस को अपनी क्लास के साथ शेयर करें, उनके साथ साझा करें, बांटें, एंड ट्राई टू आंसर देम, और उनके जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप इसके आंसर के लिए लिखते हैं कि येस आई हैव वंडर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स अराउंड मी, कि हाँ मुझे भी जिज्ञासा रही है जानने की कुछ निश्चित चीज़ों के बारे में जो कि मेरे आसपास रही हैं। दोज क्वेश्चंस देयर आंसर्स आर फॉलोइंग, वे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर निम्नलिखित दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि व्हाई डज स्काई अपीयर टू बी ब्लू, कि जो आसमान का जो रंग है वो नीला ही क्यों होता है। तो इसके आंसर में कुछ बातें यहाँ पर कही जा सकती हैं। तो इसमें कहा गया है कि इज कवर्ड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर, की जो हमारी पृथ्वी है वो हवा के आवरण से चारों तरफ से घिरी हुई है। कोल्ड द एटमॉस्फेयर, जो कि वायुमंडल कहलाती है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ, पृथ्वी के लिए जो सूर्य है प्रकाश का मुख्य स्रोत होते हैं। व्हेन द सनलाइट पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर, और जब सूर्य के प्रकाश उस वायुमंडल से होकर के गुजरता है, इट इज स्केटर्ड, तो ये फैल जाता है, बाय डस्ट पार्टिकल, वाटर, एयर मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, तो ये सभी दिशाओं में फैल जाता है धूल के कण की वजह से, पानी की वजह से, और जो हवा में जो कुछ मॉलिक्यूल यानी कि जो पूर्ण अणु वगैरह जो रहते हैं उसकी वजह से चारों तरफ फैल जाता है। द सनलाइट इज कम्पोज ऑफ 7 कलर्स, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसके अंदर शामिल होते हैं विच आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सभी कलर मिलकर के सूर्य का प्रकाश बनाते हैं। इसके अंदर आगे आप लिख सकते हैं कि व्हेन द सन रेज पास थ्रू द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल, कि जब सूर्य का प्रकाश इनसे होकर के गुजरता है, यानी कि वायुमंडल के मॉलिक्यूल से होकर के गुजरता है, द वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर गेट रिफ्लेक्टेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि वही सबसे ज़्यादा चमकते हैं। व्हेन वी लुक एट द स्काई, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, द लाइट विच एंटर्स आवर आइज मेनली कंसिस्ट ऑफ वॉयलेट, इंडिगो एंड द ब्लू कलर, कि जो लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करती है उसके अंदर मुख्य रूप से जो कलर शामिल होते हैं वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। द मिक्सचर ऑफ दीज 3 कलर्स, इन 3 कलर का जो मिश्रण होता है, इज़ ऑलमोस्ट ब्लू, ये लगभग नीले रंग के समान ही होता है। सो इसीलिए द स्काई अपीयर्स ब्लू, इसीलिए जो आसमान होता है वो नीला प्रतीत होता है, नीला नज़र आता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है जिसके बारे में आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अपने बचपन में बहुत ही क्यूरियोसिटी जताई थी जानने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि वाई डज ब्लड ग्रुप वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि अलग अलग व्यक्ति में हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी अलग अलग क्यों होता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आर ब्लड इज़ मेनली कंपोज, यानी कि हमारे ब्लड में मुख्य रूप से कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। कंपोज का मतलब कुछ चीज़ों का पाया जाना, जिनकी सहायता से हमारा रक्त बनता है, जिसके अंदर होते हैं रेड ब्लड, रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट होती है एंड प्लाज्मा होता है। इन सभी की सहायता से हमारा जो रक्त है यानी कि हमारा जो खून है वो बनता है। माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन रिवील, यानी कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा की गई जांच से ये पता चलता है, यानी कि ये बात का खुलासा होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन, यानी कि एंटीजन के अणु फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड, जो लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर पाए जाने वाले जो अणु होते हैं, एंटीजन के जो अणु होते हैं, आर डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं। इन डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में वो अलग अलग होते हैं। दिस डिफरेंस, यही जो अंतर होता है इन एंटीजेंस, यानी कि एंटीजन के अंदर यही जो अंतर होता है, गिव्स राइज, वही बढ़ावा देता है, यानी कि वही चीज़ों को बढ़ाता है। कौन सी चीज़ों को? टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ब्लड, यानी कि वही अन्य अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप को बढ़ावा देता है, यानी कि इसी की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है।
वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया। उसमें जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के शुरू में, बीच में और आफ्टर द चैप्टर यानी कि चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी के आंसर हमने दिए हैं। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको सीखने और समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।